तो हम जो बात कर रहे थे पिछली बार, जो एआई वाला मैंने आपको बताया था, तो उसी में थोड़ा सा करेक्शन मैं ये करना चाहूँगा कि कहीं वो गलत मैसेज ना चले जाए कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड हो जाएंगे और एआई से ही सब कुछ करना है। क्योंकि उस दिन थोड़ा ज़्यादा बता दिया था तो ऐसा लग रहा था जैसे अब तो वही करना है। तो ऐसा नहीं है कि वही करना है। अभी गहराई जो आएगी वो तो आपके पढ़ने से ही आएगी, किताबें पढ़ने से ही होगा, गहराई उसी से आएगी। टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर सकती है थोड़ी सी, जैसे कि आप किसी मुद्दे पे करंट अफेयर्स की सामग्री जानना चाहते हैं तो उससे आप कहें कि मुझे ये मेरा इशू है और इस पे मुझे वर्ष 2024-25 की जानकारी चाहिए इस मुद्दे से जुड़ी हुई, तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। जनरली आप फिर न्यूज़पेपर्स पे जाते हैं, साइट्स पे जाते हैं, गूगल पे एक एक चीज़ सर्च करते हैं, वो कंपाइलेशन पूरा उससे आ जाएगा। इस टाइप की चीज़ों में उसका उपयोग कर सकते हैं। पढ़ने के लिए या शॉर्टकट के लिए उसको यूज़ करना वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो सूचनाओं को स्क्रूटनाइज करने के लिए कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को स्क्रूटनाइज करने के लिए कर सकते हो, लेकिन जो सिद्धांत विकसित हो रहा है, मान लीजिए कोई सिद्धांत विकसित हो रहा है, जैसे डार्विन का ही हम सिद्धांत ले लें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत है और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का सिद्धांत है, तो उसका नाम ही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। तो वो एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत विकसित होता है। अब आप उसके लिए कोई शॉर्टकट या एआई लगा करके वो कुछ आपको ऐसा बता दे, नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। पूरा विकास जो है आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे ही एनिमल इवोल्यूशन है, ऐसे ही प्लांट इवोल्यूशन है, ऐसे ही अर्थ का इवोल्यूशन है। तो ये जो उसका सिग्निफिकेंस उतना ही है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो इधर उधर स्कैटर्ड है वो क्या हो जाएगी, स्क्रूटनाइज हो जाएगी, कंपाइलेशन करके वो आपको दे देगा। टेबल फॉर्म में मांगेंगे, टेबल फॉर्म में दे देगा। चार्ट बना के देना है, चार्ट बना के दे देगा। तो इन्फोग्राफिक बना के देना है, कोई वो बना के दे देगा। तो उन चीज़ों में जो आप समय लगाते थे पहले, आर्टिस्टिक आप डिज़ाइन बनाते थे और आपको लगता था आपने बहुत बड़ा काम कर दिया था, तो वो काम अब करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें टाइम भी बहुत लगता था और बहुत एनर्जी लगती थी। वो काम नहीं करना है अब, केवल वो काम आप मशीन को सौंप सकते हैं। आपको क्या काम, थॉट प्रोसेस वाली चीज़ें जो है आप उससे नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो भी वो इतना ज़्यादा अच्छी कंडीशन में देगा तब भी आपके काम की नहीं, क्योंकि आप वैसे नहीं, क्योंकि आपको लिखना है। आपको पढ़ करके खुश नहीं होना है कि क्या बनाया आपने। जैसे कोई कवि है, बहुत अच्छी कविता, तो वाह वाह नहीं करना है आपको, वो कविता आपको बनानी है और उस पर मार्क्स लेने, यानी वो वाह वाह करने लग जाए कॉपी चेक करने वाला। वैसी कविता आपको लिखनी है। किसी ने अच्छी कविता लिखी और आपको पसंद आ गई, उससे आपका बात नहीं बनने वाली। तो वो लेवल लाने के लिए तो फिर एआई उतना काम का नहीं है, उसके लिए तो फिर किताबें ही हैं। तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, कितना लेना है सोच समझ करके लेना है। कौन से सब्जेक्ट में लेना है, तो पॉलिटी में बहुत लिमिटेड एक्सेस आएगा, हिस्ट्री में काम आ जाएगा आपको, पॉलिटी में लिमिटेड रहेगा। ज्योग्राफी में लगभग 60% उसका यूज़ किया जा सकता है। ज्योग्राफी निर्जीव सब्जेक्ट है, काफ़ी हद तक है जीवित, उसमें भी काफ़ी चीज़ें, लेकिन वो काफ़ी हद तक वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, उसमें सूचनाएं होती हैं। तो वो सूचनाएं, और फिर उसमें करंट अफेयर्स भी आता है, तो इसलिए उसमें बहुत मदद मिलेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त काम की चीज़ है, क्योंकि पूरी दुनिया में साइंस पे बहुत काम हुआ है। पूरी दुनिया में फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस और जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में तो काफ़ी हुआ है, लेकिन सोशियोलॉजी है, इनके बजाय फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज़्यादा काम हुआ है। और जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाली जो चीज़ें अगर हम देखना चाहते हैं तो वो उदाहरण सहित, डायग्राम सहित और डिफरेंस बताते हुए बहुत अच्छे से अगर कोई बताएगा तो वो एआई बहुत अच्छे से बता पाएगा। क्योंकि 90% रिसर्च पेपर साइंस के हैं, 90% रिसर्च पेपर साइंस के हैं, और इतने बिखरे पड़े हैं और इतनी सामग्री है कि उसको समेटना और उसको याद करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन साइंस के क्वेश्चंस उतने नहीं होते, लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। जनरल साइंस के तो 2 ही होते हैं, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब मिला के 8 क्वेश्चन से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होते, है ना। तो वो फिर उसका उतना फ़ायदा वहाँ नहीं है, इसलिए पढ़ने से तो पीछा छूटना नहीं है। तो फिर हम जब पढ़ने से पीछा नहीं छूटना, तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात ही क्यों कर रहे हैं, इसको बीच में क्यों लेके आ रहे हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ये काम का, एक तरफ बोल रहे हैं नहीं, इतना काम का नहीं है।
कुछ परसेंटेज काम का है, किसी में ऐसा है वैसा है। इसकी बात करने का कारण ये है कि ये कंपटीशन है और कंपटीशन में कुछ लोग इसको यूज करके आगे निकल रहे हैं, और अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो फिर आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो सिलेक्शन के लिए यूज करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। ये ऐच्छिक नहीं है, वॉलेंटरीली नहीं है, ये मैंडेटरीली आपको यूज करना है, अनिवार्य रूप से यूज करना है। कई ये चॉइस नहीं है कि हम यूज करें या ना करें, ठीक है, चॉइस की बात नहीं है। क्योंकि कंपटीशन में जैसे एक आदमी ने बहुत अच्छे जूते पहन के खेल रहा है या रनिंग है, उसके बाद जूते बहुत अच्छे हैं और रनिंग में जूते बहुत मायने रखते हैं, तो नीचे से उसको थोड़ा सा कुशन देंगे, नीचे से उसको सपोर्ट करेंगे, जब भी वो पांव उठाएगा तब वो स्प्रिंग की तरह आगे की तरफ धकेलेंगे, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है और वो थकेगा भी नहीं। यहाँ तक कि आजकल के जो जूतों की जो डिज़ाइन है उसको हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, एंथ्रोपोकाइनेटोमेट्री, वो एंथ्रोपोकाइनेटोमेट्री के तहत बनी हुई है। इसका मतलब है कि पाँव की एक एक जो जब रिसर्च हुई है तो तमाम प्रकार की रिसर्च में उन्होंने देखा है कि एक्सरे लेके भी देखा होगा, उसका स्कैन करके देखा होगा कि जब दौड़ते हैं तब पंजे पे कितना जोर आता है, एड़ी पे कितना आता है, कितने डिग्री का कोण बनता है, उस समय में जूते में फ्लेक्सिबिलिटी किस हिस्से में देनी है जहाँ से वो आसानी से मुड़ सके, पाँव पूरी तरह से आराम में। इसलिए आप देखोगे मार्केट में रनिंग के शूज़ अलग हैं, वॉक करने के शूज़ अलग हैं, है ना। अगर आपको केवल वॉक करना है तो शूज़ अलग हैं, रनर्स के लिए अलग हैं, शूज़ अलग होते हैं। उसका कारण क्या है? उनकी डिज़ाइन है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोकाइनेटोमेट्री। तो इतनी बारीक चीज़ है, और अगर आपकी रनिंग का कंपटीशन है और अगर आप चूज़ नहीं कर पाते ठीक से शूज़ का, या आप नहीं खरीद पाते वो, तो फिर आप रनिंग में ऐसा नहीं कि बिना जूते के या खराब जूतों से लोग रनिंग नहीं जीतते हैं। हिमा दास जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे जो हम लोग सोशल मीडिया भरा पड़ा है भारत में। लेकिन बात कंसिस्टेंसी की है ना। बात यह है कि कंपटीशन बहुत टफ है, और उस टफ कंपटीशन में कुछ लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के उतरेंगे, और अगर हम कम शस्त्रों के साथ होंगे तो फिर हम बाहर हो जाएंगे। तो फिर हमको क्या ऐसा करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमको फ्री मॉडल यूज़ करने चाहिए, फ्री वर्जन यूज़ करने चाहिए। बहुत सारे आए हुए हैं, और हमेशा क्रॉस चेक करिएगा। टेक्नोलॉजी से आंसर बनाते समय में उसको क्रॉस चेक करिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि ह्यूमन माइंड जो है वो क्यूरियोसिटी में, जब कोई चीज़ होती है, जब वो क्यूरियोसिटी में होता है, जब उसके सामने कोई रहस्यवादी चीज़ होती है तो वो ज़्यादा काम करता है। इसलिए जब आप उसको देते हैं कि भारत में किस किस प्रकार के नशे प्रचलित हैं, नशा जो करते हैं लोग, ड्रग्स लेते हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि आधी ड्रग्स ऐसी होंगी जिनका नाम आपने कभी सुना ही नहीं है। आप पूछिए उससे कि भारत में कौन कौन सी ड्रग्स चले। अभी बहुत सारे ड्रग्स के कारखाने पुलिस वालों ने एक नया धंधा शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में जो शराब है, वो तो पकड़ में, कोई आदमी अगर शराब पी करके नौकरी करेगा, मान लीजिए जॉब पे जा रहा है और अगर शराब पी के जा रहा है तो बदबू आती है, पता चल जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती है, नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। नींद तो ड्रग्स में भी ज़्यादा आती है, लेकिन वो ये वाली प्रॉब्लम आती है तो पकड़ा जाता है कि इसने शराब, और उसका टेस्ट भी हो जाता है, अल्कोहल टेस्ट करो इसका। तो जो अधिकारी, उसको समझ में आ गया आज हमारा चपरासी या हमारा यहाँ का जो लड़का काम करता है ये शराब पी के आया, क्लर्क है या जो भी है। लेकिन अगर किसी ने ड्रग्स ली है तो ड्रग्स तो पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें दिखेगा ही नहीं, उसको लगेगा इसकी तबीयत खराब है ज़्यादा से ज़्यादा। और वो वहाँ पूरे टाइम 50% युवा जो हैं वहाँ जाकर ऑफिसेज में देखो सोते रहते हैं,
50% युवा सो रहे हैं, दिन दिन भर सोते रहते हैं, आवाज़ लगाने पे भी नहीं उठते। अब IAS आदमी तो उसको हिला नहीं सकता ना, सोते रहते हैं बहुत सारे। एक नई प्रॉब्लम मेरे साथ में डिस्कस हुई है, जब मैं लोगों की परेशानियां सुनता हूं तो IAS लोगों ने प्रॉब्लम रखी है कि हमारे सामने अभी एक नई तरह की प्रॉब्लम है, और उसके पीछे जब गए तो ये पुलिस वालों के हैं, ड्रग्स बनाने के जो कारखाने हैं पुलिस वालों के खुद के हैं, और करोड़ों का कारोबार है, भयंकर कमाई है उसमें। ये मैं नया रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं आपके सामने। अब ये आएगा, ये न्यूज़पेपर में आने में 2 साल लगते हैं। पत्रकारों को थोड़ा देरी से समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने भी शुरू में तो चेक ही रखा है, वो उनके साथी हैं, पुलिस वालों के भी और उनके भी, गुर्गों के। तो ये जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, अभी इसके निबंध आना शुरू होंगे, इसके क्वेश्चंस आना शुरू होंगे, और आप पूछोगे कितने टाइप के ड्रग्स हैं, अब ये कहाँ से मिल जाएगा, और कौन नोट्स वाला दे देगा, कौन कोचिंग वाला नोट्स छापेगा, बताओ। लेकिन करंट प्रॉब्लम आज मैंने जैसे आपके साथ डिस्कस की, तो आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि आप जानें कि ड्रग्स कौन सी है। तो आप जब लिखेंगे कि ड्रग्स के क्या क्या टाइप्स चल रहे, कौन कौन से टाइप्स की ड्रग्स भारत में मैन्युफैक्चर हो रही है, बाहर से आ रही है, बिक रही है, तो कम से, और आप मुझे थोड़ा डिटेल में कम से कम 50 ड्रग के नाम बताइए, तो 25 ड्रग के नाम आपने नहीं सुने होंगे। 20 का पूछेंगे, 10 आपने नहीं सुने होंगे। 10 का पूछ लीजिए, 5 आपने नहीं सुना है। ठीक है, तो ये जो जादू है कि 5 आपने जो नहीं सुने वो आपको बता रहा है, ये आपके लिए एम्पावर करेगा आपको। और जो व्यक्ति वहां पर पूछ करके 10 याद करके जा रहा है, आप 5 याद करके जा रहे हो, वो आगे रहेगा निश्चित रूप से नंबर लेने में। इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, उसका उपयोग करो, उससे भागो नहीं। लेकिन कितना करना है, थॉट प्रोसेस में। अब ये है कि नशा छुड़वाने के लिए उससे उपाय पूछने के बजाय, और अभी तक जो नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम हुए और जो कुछ भी हुए, वो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चाहे उससे ले भी लेंगे तो उससे खुश होने की जरूरत नहीं। जैसे आपको इतनी ड्रग्स बता दी और क्यूरियोसिटी की वजह से आप खुश हो गए, अरे वाह आज तो मुझे 5 नई चीज पता चली। लेकिन अगर आप उसको रटे नहीं तो रटना तो पड़ेगी। 5 तो आपको याद है, वो इसलिए याद है क्योंकि इतने आप 20-25 साल के हो गए, तो हो सकता है 5 एवरेज 5 साल में एक याद हुआ है आपको, 5 साल में एक याद हुआ है, तो आज 25 साल की उम्र में 5 याद है। अब 5 एकदम से आ गई हैं तो क्या 25 साल फिर लगेंगे? उसके लिए आपको केवल 5 मिनट लगने चाहिए, और उसके बाद फिर रिवाइज करते रहिए उसको बार बार कि कहीं भूल तो नहीं गए हम। ठीक है, फिर कुछ टर्म्स होती हैं, लीथल डोज, कि घातक डोज कैसा होता है, फिर कौन सा ऐसा डोज होता है जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ड्रग्स खा ली, अतिरिक्त मात्रा जो प्रेस्क्राइब्ड है, ड्रग्स वाले बताते हैं इतनी ही लेना है, उससे आपको नशा आएगा और अच्छा लगेगा, दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। तो उससे ज़्यादा अगर किसी ने खा लिए तो उसके लिए क्या करते हैं, या उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ओवरडोज वाली को। ये जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी देखनी पड़ेंगी। तो मैंने एक एग्जाम्पल के साथ बताया जो जनरली तैयार नहीं करता। ये युवाओं की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो क्योंकि भटकाव बहुत है, दिक्कत बहुत है और समस्याएं हैं, और आदमी के पास सॉल्यूशन नहीं है, तो आदमी दूसरी दुनिया में जाना चाहता है। इस दुनिया से उसका जी भर गया है। तो दूसरी दुनिया में या तो मर करके जाया जा सकता है या फिर ड्रग्स से जाया जा सकता है टेम्परेरीली। तो ऐसा महसूस होगा कि आप दूसरी दुनिया में हैं, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भोपाल में प्रॉपर में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर सब मिली भगत है, कहीं कहीं सब मिले हुए हैं, इस वजह से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बच्चों की आदत पड़ गई है उससे, वो पैसा चोरी करके भी लाते हैं। नहीं तो कोई आदमी जैसे 26 हज़ार की नौकरी लगी हुई है, 36 हज़ार की नौकरी लगी हुई है, उसमें से 30 हज़ार का ये काम कर देता है ड्रग्स वाला, 6 हज़ार में उसका घर जैसे तैसे चला रहा है, या कर्जा हो रहा है, या परिवार की महिलाएं काम कर रही है क्योंकि उसको ऐसी आदत है। शराब में भी यही हुआ था कि पुरुष जो है वो शराब पीते थे, महिलाएं और बच्चे जो है वो परेशानी में रहते थे। तो सेम चीज़ ये, लेकिन अभी शराब जो है वो कम है, ड्रग्स ज़्यादा है। थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ये जो मैं आज बात बता रहा हूँ ये
आज से 5 साल बाद मैं हेडलाइंस होंगी, ठीक है, कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि मैं आज बता रहा हूँ यहाँ सब इन क्लासेस में जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई है वो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में दिखी हैं। ये सब डिस्कस किया जा चुका है, लगभग सब डिस्कस। केजरीवाल जब चरम सीमा पे थे, क्लाइमैक्स पे थे, तब भी मैं बता रहा था कि उस आदमी की क्या प्रॉब्लम है। लास्ट में वही प्रॉब्लम निकली। मैंने कहा कि वो ईगो है प्रॉब्लम, उसका पर्सनल ईगो, उसकी वजह से उसके साथी ही उससे और आवाम जनता, और यही चीज़ जब सामने वालों को पता चल गई बीजेपी को वो कमजोरी के तौर पे, तो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया उसका। बाकी विज़न ठीक है, एम ठीक था, उद्देश्य ठीक था। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना कोई देशद्रोह नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो पर्सनल, मैंने आपको यहाँ क्लास में डिस्कस किया था पहले, सेम आज आपके रिजल्ट में वो चीज़ दिखेगी। और मैंने कहा भी था ये मोहभंग होता है, ये सब बातें बताई थी कि ये सब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और मैंने तो एक बाकायदा फेसबुक पे लिखा भी था कि मैं आप में क्यों नहीं गया, बाकायदा लिखा था, डिटेल लिखा था उसमें बताया था कि इतना सब कुछ अच्छा आंदोलन है तो फिर मैं उसका हिस्सा क्यों नहीं हूँ। उसका कारण भी बताया था कि उसका हिस्सा नहीं बन सकते, ठीक है। तो उस चीज़ को ऐसी ढेरों चीज़ें, मोदी सरकार जब बनी थी तब इकोनॉमी का भविष्य मैंने बताया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भविष्य मैंने बताया था। ये मैं भविष्य नहीं बता रहा, दरअसल ये क्या स्टडी है, ये प्रेडिक्शन है, प्रिजम्पशन है। जब आप पढ़ते हैं तो प्रिजम्पटिव एरिया सामने आते हैं, आपके सामने पूरा दृश्य तैरने लगता है कि आप पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर जब मरीज को देखता है तो उसको मालूम है कि अगली बार जब ये आएगा तो स्ट्रेचर पे आएगा, अगली बार इसको कोई दो तीन लोग पकड़ के लेके आएंगे, क्योंकि मुझे रिपोर्ट ये दिख रही है, इसकी आंखों में ये दिख रहा है, इसके हाथों में ऐसा लग रहा है मुझे, और मैंने इसकी धड़कन चेक की तो मुझे लग रहा है, ब्लड प्रेशर से मुझे ये अंदाज़ा लग रहा है कि, और कंटिन्यूअस डिटेरियरेशन है जो मैं पुराने रिपोर्ट्स देख रहा हूँ। अभी तो इसने कोई सुधार नहीं किया है, मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले रहा, ये एक आदत है इसकी कि प्रॉपर नहीं लेता है, टाइम पे नहीं लेता है। इसको जो परहेज रखने का कहा गया था वो नहीं किया है इसने, उसको सब समझ में आने लग जाता है फिर कि अगली बार जब आएगा तो या तो इसको कोई दूसरे लोग लेके आएंगे या फिर इसकी खबर आएगी कि वो नहीं बचा, ठीक है। तो उसको समझ में आता है ये कोई इसमें डॉक्टर बहुत महान हो गया, महान नहीं, ये एक अनुभव है। डॉक्टर महान आदमी नहीं है, उसने बाकायदा 12वीं क्लास के बाद में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर के यही चीज़ पढ़ी है, उसको ये सब चीज़ें सिखाई गई है। ठीक वैसे ही हमको सिखाया गया है, देश दुनिया का करंट अफेयर्स और ये सब पढ़ते पढ़ते, और जो बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते पढ़ते, तो यही समझ हमको वहाँ काम आएगी। अब मैं थोड़ा सा ये चीज़ कहने में बचूंगा। पहले मैं ज़्यादातर जोर अपने लेक्चर में ये देता था कि आप सिविल सर्विसेज में प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, आपको ये ख्याल रखना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा निराश तो नहीं हूँ, लेकिन दुखी हूँ। दुखी इस बात से हूँ कि मैं यही कहता रहा पिछले 10 साल से, तो यहीं पे इसी हॉल में कह रहा हूँ कि आपको प्रशासनिक अधिकारी बनने की पूरी योग्यता हासिल करनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी बनने जैसा काबिल बनना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी कैसा होना चाहिए वैसे गुण आप में होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिनमें प्रशासनिक अधिकारी के बिल्कुल गुण नहीं है, 99% वो लोग सिलेक्ट होते जा रहे हैं पिछले 10 साल से, और उनमें प्रशासनिक अधिकारी के गुण ही नहीं है, उनमें एग्जाम निकालने के गुण है। तो ये थोड़ा सा पीड़ादायक है, क्योंकि इसमें तो हम ठगे गए। फिर हम तो सही बात कह रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के गुण होने चाहिए और वही आदमी प्रशासन में पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रशासनिक अधिकारी के गुण है। हमने अपने बच्चों को बिल्कुल गलत नहीं सिखाया, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि एग्जाम उस टाइप से नहीं बन पाई, एग्जाम वैसे वो नहीं ले पाया यूपीएससी कि प्रशासनिक अधिकारी का गुण रखने वाले बच्चे अंदर जाएं, और जो चालबाजी कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं, बदमाश हैं और रटते हैं सब्जेक्ट्स को और चिपकाते हैं झोंकातियों किताबों को वहाँ पे, उन लोगों को वो सेलेक्ट करते जा रहे हैं। उनको रोकना चाहिए था उनको, इसका मतलब गलत लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। कैलकुलेटिव लाइफ वाले जिन्होंने बिल्कुल कैलकुलेशन लगा रखा है कि वहाँ जाकर के कितना करोड़ कमाना है, दूसरे तीसरे साल में कितना करोड़ कमाना है, 99% वही लोग भरे पड़े हैं। तो आपने तो कचरा जमा कर दिया। तो इतने सालों में आप एग्जाम रिफॉर्म के नाम पे कर क्या रहे थे भाई? परीक्षा सुधार कर रहे थे, रिफॉर्म्स इन यूपीएससी, फलाना कमीशन, ये कमीशन, वो कमीशन, आप क्या कर रहे थे? क्या कमीशन खेल रहे हो? तो ये थोड़ा सा दुखद स्थिति है। इससे
इससे मैं चूंकि अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 10 सालों में तो अभी प्रत्यक्ष तौर पे इसी हॉल की बात हो रही, मैं तो पूरे 27-28 सालों से यही बात करता हूँ सेम। मेरे तो विचार भी वही हैं और मैं अंदर से और बाहर से वही बात करता हूँ, पर वो हो नहीं रहा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक चेंज करूँगा कि इसलिए मैंने कहा कि आप एआई का यूज़ जो लोग करके अवसरवादी बन रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी पीछे मत रहो। एग्ज़ाम आपको भी निकालनी है, ठीक है, आप बन जाना, आईएएस बनने लायक जो गुण होने चाहिए वो भी ले आना बाद में, लेकिन अभी नहीं भी है तो कम से कम वो काम शुरू करो, ताकि घुसना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में घुसना बहुत ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि जब कोई नियम से नहीं दौड़ रहा है, मान लिया जाए हम कह रहे हैं कि नहीं सब नियम से दौड़ेंगे, सब अपने अपने ट्रैक में दौड़ेंगे और रेस को जीतेंगे, लेकिन 10 लोग रेस दौड़ने लगे और 9 लोग जो है ट्रैक के अलावा इधर उधर भाग के रेस जीत गए, और जो आदमी ट्रैक में जोड़ा वो पीछे रह गया, तब तो हम कहेंगे कई 10 बार हो गया। अगर ऐसा 10 साल से अगर ऐसा होता आ रहा है तो फिर 11वें साल तो टीचर भी बोलेगा भाई तू भी अब ट्रैक छोड़ ही दे, इस बार तेरा रिजल्ट चाहिए मुझे, चाहे ट्रैक के उधर भागना पड़े चाहे इधर भागना पड़े, ये जैसा कर रहे हैं वैसा कर, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रेस में नंबर 1 पे लेके आना है तुमको। तो तब ट्रैक की बात नहीं होती। जैसे सब लोग लाइन में लेके प्रसाद ले रहे हैं तब तक ठीक है, सबको प्रसाद मिलेगा, लेकिन जब लाइन टूट जाए, पूरी लाइन टूट जाए, आप वहीं लाइन में वहीं खड़े रहें तो प्रसाद मिलेगा क्या? नहीं, आपको भी हाथ लेके आगे भागना पड़ेगा। हैं, सब प्रसाद छीन रहे हैं तो अगर आपको प्रसाद चाहिए तो आपको भी छीनना पड़ेगी। तो मामला तो ये सब गड़बड़ है, गोलमाल हो गया है। तो अब ऐसे में हमको वो, और आप लोगों को चूंकि मैं गाइड कर रहा हूँ तो मैं ही बताऊंगा कि अब इसमें रणनीति क्या होगी। हम इसमें भी पीछे नहीं रहेंगे, चिंता मत करो, छीनने में भी हम हमारे जैसे लोग जब छीनने में उतर आएंगे तो फिर हम भी छीन ही लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये नियम तोड़ना कौन सी बड़ी कलाकारी है, वो तो बहुत आसान काम है। लाइन में लगे थे तब तक लगे थे, लाइन टूट गई तो फिर क्या है, फिर तो हम भी ले लेंगे, हम भी प्राप्त कर लेंगे। हमारे पास भी अगर 50 लोग होंगे तो 40 तो कर ही लेंगे उसमें से प्राप्त, 10 लोग रह जाएंगे, अगली बार करेंगे, ट्राई करेंगे। तो उसमें पहली शर्त है ये वाला कि टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त यूज़ करो। देखो, जब अभी आप लोगों को वो स्केल नहीं ले जाने देते थे, और मैं जब मेंस देता था तब मैं एक ऐसी स्केल रखता था, 3-4 तरह की स्केल रखता था। स्केल मतलब वो ले जाने वाला, मेजरमेंट के लिए जो होता है। तो मेरी वाली स्केल में इतने सारे के डायग्राम बने रहते थे, एक ट्रायंगल भी बना है, ये भी बना है, और तरह तरह के ऐसा बिल्कुल स्टार भी बना रहता था। और मैं जो है वो मार्केट से ऐसे खरीदता था, जहाँ कहीं मुझे मिल जाती थी मैं ज़रूर खरीद के रखता था अपने पास मेंस के लिए। उस समय में ले जाना प्रतिबंधित नहीं था, अलग अलग कलर यूज़ करना प्रतिबंधित नहीं था, तो हम कलर डायग्राम बनाते थे। आप 4, 5, 10, 15, 20 कलर जितने, मैं चूड़ियाँ ले जाता था 6-7 अलग अलग साइज़ की, तो उससे मैं गोले बना लेता था। और अलग अलग तरह का मुझे जहाँ कहीं कोई ऐसा मिलता था कि इससे मैं वहाँ कुछ डिज़ाइन कर सकता हूँ आर्टिस्टिक, तो मेरा समय बच जाता था, हाथ से नहीं करना पड़ता था। मेरी टेबल पे ऐसा सामग्री पड़ी रहती थी ढेर सारी, वो जो इन्विजिलेटर है वो कुछ कर ही नहीं पाता था, क्योंकि कहीं कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं थे। तो हमने उसको यूज़ किया। वो दूसरे लोग ठगा सा महसूस करते, बोले हम तो ये लाए नहीं है, पता नहीं क्या तामझाम लेके बैठा हुआ है तो हमने उसकी वजह से ज़्यादा नंबर लेके आए, ज़्यादा नंबर आते थे, और कॉपी देख के चौंक जाता था क्या है। और इतनी आकर्षक कॉपी होती थी, उसमें इतनी तरह की चीज़, हैंड राइटिंग ऑलरेडी अच्छी थी, तो बनाते थे। स्पीड बहुत ज़बरदस्त थी लिखने की, तो हमारी कॉपी, और फिर वो जो एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं, सप्लीमेंट्री शीट ले सकते हैं, तो वो हम लोग शीट लेते थे ढेर सारी। मैं 7-7, 8-8 लेता था, उसमें कोई सीमा ही नहीं थी, कोई लिमिटेशन नहीं था। और इधर कलाकारी करते रहते थे, तो वैसे ही झांकी हो जाती थी, ठीक ठाक हो जाता था। कम नॉलेज में ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन। बाद में आप जो है, आप लोगों के समय में जो है ये हो गया, लिमिटेड कॉपी है, ये सब कुछ सामान नहीं ले जा सकते, पानी की पीने की बोतल ले जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। पहले लोग हमारे यहाँ पे जूस और ये और छोटा मोटा टिफिन टाइप, ड्राई फ्रूट और पता नहीं क्या क्या रख लेते थे। मतलब वो ऐसा था, वो अपने ऊपर था कि आप क्या क्या ले जाना चाहते हो। स्वेटर भी रख लिया पास में, कुछ लोग तो बैग ही लेके पास में बैठ जाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं था। हालांकि बैग तो बाहर रखते थे, लेकिन फिर भी
काफ़ी हद तक ले जा सकते थे। ये अब शूज़ भी नहीं पहन सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठंड के दिन है तो आदमी सैंडल में जा रहा है, कितना ठंडा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ों से ये सुधार के नाम पे करते जा रहे हैं, अब आपको रेस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। लेकिन घर पे यूपीएससी ये कैसे चेक करेगा कि एक आदमी एआई के माध्यम से, मशीन लर्निंग के माध्यम से, डीप लर्निंग के माध्यम से, बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से वो इतना आगे निकल सकता है, इतना डिजिटल डिवाइड पैदा कर सकता है कि दूसरे लोग तो बहुत ही पीछे रह जाएंगे, और वो तो इतना आगे निकल जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। उसके 5 भाई बहन है मान लीजिए, सब रिश्तेदार में एक ही परिवार में रहते हैं, और 5 अच्छे ब्रेन वाले हैं, तो वो तो 5 को काम पे लगा देगा, एक एक सब्जेक्ट देके, तो शाम तक तो जखीरा हो जाएगा उसके पास। वो तो आपकी इसका एनिमेशन बना के रख देगा शाम तक, जैसा सब्जेक्ट का, जैसे वल्केनिज्म है, वल्केनिज्म को मुझे समझाए तो एनिमेशन की फिल्म बना के, और वो वैसे समझाने लग जाएगा, क्लियर कर देगा। और फिर आंख बंद करके उसको थक गया है पढ़ते पढ़ते, तो उसी को जो है वो बोलते हैं कि चलो मुझे इसका स्टोरी फॉर्मेट में या राइम करके और या ऐसा करके पोएम बना के सुनाओ, तो पोएम बना के सुना देगा। फिर क्या करोगे, आप तो बहुत पीछे रह जाओगे। उसकी तो 24 घंटे पढ़ाई चल रही है, जोरदार तरीके से चल रही है। टॉम क्रूज आकर के मुझे सुनाए, उसका फेवरेट एक्टर है, या अमिताभ बच्चन की आवाज़ में मुझे वल्केनिज्म समझाओ, फिर वो तो अमिताभ बच्चन समझा रहा है उसको, और उसका फेवरेट एक्टर है, तो सीधा अंदर घुसेगा। तो फिर अगर वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और तो वो ये तो बेईमानी हो गई, लेकिन ये बेईमानी तो परीक्षा हॉल में नहीं है, तो उसके घर पे हो रही है, और दूसरे बच्चे तो ये सब नहीं कर पा रहे हैं। पर यूपीएससी वाला उस बच्चे को कैसे रोकेगा? वो तो टॉपर ने बोल दिया अभी 2023 वाले ने, 2024 वाले ने, 22 वाले ने क्या बोला कि मैं पूरा ही चैट जीपीटी से बनाऊं, क्योंकि वो तो आईपीएस था, ट्रेनिंग कर रहा था, पैसा बहुत था, पेड वर्जन लिया, ये किया और दिए उसको क्वेश्चन, बेस्ट आंसर उसने निकाल के दिए, उसने रट रटा लिए, इंडिया टॉप कर गया। वो बोल रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। फिर क्या करोगे? दूसरे लोग फिर ईमानदारी के पुतले हो गए, तो ये क्या बेईमानी थी? नहीं, बेईमानी नहीं, ये अवेलेबल है ना, रिसोर्स अवेलेबल है। तो मैं इस पे आज फिर से चर्चा करने के लिए इसलिए आया था कि क्या वो इसीलिए बना था? नहीं, वो आईपीएस ऑलरेडी था विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट चैट जीपीटी वो आईएएस था, आईपीएस था। इसका मतलब थॉट प्रोसेस उसका है, वो उधर कहीं टॉपर भी रहा है आईआईटी वगैरह में कहीं, तो इसका मतलब वो बचपन से पढ़ने में भी होशियार रहा, उसमें और मल्टीप्लायर ये आ गया टेक्नोलॉजी। तो हम जो एक ट्रेडिशनल चीज़ करते हैं कि मैप दीवारों पे लगाते हैं, मैप चिपकाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, मार्केट से अच्छी वाली गाइड भी लेके आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो गाइड मिलती है पूरी 10 साल की 20 साल की, वो भी हम खरीद के लाते हैं। ये सब चीज़ें तो ट्रेडिशनल है, ये सब हम बहुत सालों से कर रहे हैं। प्रामाणिक किताबें जो है, ऑथेंटिक बुक्स की लिस्ट है, वो लगभग पूरे भारत में एक जैसी है। चेन्नई वाला इंस्टीट्यूट भी वही बताता है, दिल्ली वाला भी वही बताता है, पटना वाला भी वही बताता है, लगभग वही बुक्स सभी लोग पढ़ते हैं। उनसे सिलेक्शन होना होता तो पहले ही हो जाता है, या फिर हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? हम लोग कौन सी ऐसी चीज़ें करें कि हम इन सब चीज़ों के होते हुए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकें? तो उसमें एक ये था, ठीक है, जो हम ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमको करना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब जो भी पेज, जैसे हमने कोई पेज पढ़ा है अभी, और उस पेज को पढ़ने के बाद में हम लोग वहाँ रुक जाएं और देखें कि क्या इस पेज में जो लिखा हुआ है उसमें कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने लायक है। अगर उसमें लिखा हुआ है हाशिमोटो, अगर उसमें लिखा है कि कोई एक पर्वतमाला है, रॉकीज लिखा है, एंडीज लिखा है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि एंडीज कहाँ पर है, या एंडीज कितना लंबा है, या हिमालय की लंबाई कितनी है। हिमालय की हाइट तो सब, एवरेस्ट की हाइट तो सब बता देते हैं कि सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, उसकी हाइट है, लेकिन हिमालय
पूरा पूर्व से पश्चिम तक या पश्चिम से पूर्व तक कितना लंबाई में फैला हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है, टोटल कितने किलोमीटर है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आप अगर पढ़ रहे हैं, किलोमीटर में पढ़ रहे हैं अगर कहीं लंबाई, तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि किलोमीटर पूछे जा सकते हैं। इसको होश में पढ़ना बोलेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई भी इसको बोलेंगे, ठीक है। और फिर वहीं उस पेज को रुक करके देखना कि इसका मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या इंटरव्यू वाला इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब वो आपको बोलेगा कि हाँ ये जो है ये पंचचूली है, ये फलाना पर्वत है, ये नंगा पर्वत है, ये कंचनजंगा है, ये तो ये चोटियों के नाम लिखे हुए हैं, ऐसे लिखे हुए हैं, तो आप फिर हाइट याद करिए उनकी चोटियों की और पीक्स को पढ़ने की कोशिश करिए। कहीं 7 समिट लिखा है तो वो देखने की कोशिश कीजिए 7 समिट क्या होता है। एवरेस्ट समिट बोलते हैं उसको, जब उसकी यात्रा करते हैं लोग और उसको करते हैं तो उसको समिट कहा जाता है। तो कितनी समिट है, तो 7 समिट्स हैं, 7 दुनिया की ऊंची चोटियाँ है ना। 8 हैं, वो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को भी मान लेते हैं, तो इस तरह से 8 हैं टोटल, तो उसको बोलते हैं 7 समिट्स। तो वो किन किन ने की है, सबसे पहले किसने की है, ये इस टाइप की चीज़ है। और ये जब हमको पढ़ने को मिल जाए तो हम आंख बंद करके थोड़ा सा रुके हैं वहाँ पर, एक पेज पढ़ लिया, एक पेज पढ़ने के बाद में आपने देख लीजिए कि प्रीलिम्स के लायक क्वेश्चन हमको दिमाग में आ गए क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन बना तो हम जवाब दे पाएंगे। क्योंकि हम क्या है कि पेज के बाद पेज खत्म करने को पढ़ाई मानते हैं, ये थोड़ा सा दृष्टिकोण गलत है। हम ये नहीं सोचते कि ये हमको लिखना है, किसी दिन ये डिटेल में लिखना है। ये अब जब आप ये मान के पढ़ेंगे ना तो पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा आपका। अभी जो कंप्लीट हुआ है उसको आप कंप्लीट नहीं कहेंगे। हमारी गलती ये होती है कि हम पूरा किताब खत्म हो जाती है तब थोड़ा सा सोचते हैं और सोचते हैं कि इसकी सेकंड रीडिंग लगाएं, वो गलत चीज़ है। फिर जैसे पहली बार आपने पढ़ा किताब में 7% याद रहा, 93% भूल गए, सेकंड में कितना याद रहेगा, 5% और याद हो जाएगा, तो टोटल 12% ही रिजल्ट आया। बाकी तो आपका भूल गए, 88% तो आप भूल गए। तो 88% आप भूल गए तो वो किताब पढ़ने का क्या मतलब रहा। 50% तो कम से कम उसका याद रहे, कम से कम। वो तब होगा जब हम एक पेज पढ़ने के बाद रुकेंगे और उसको फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रीडिंग नहीं लगानी पड़ेगी। सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं, बात समझ में आ गई ना। हाँ। ये किसमें संभव है ये उसमें संभव है जब आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है और आप कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड रीडिंग में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके लिए एक एक पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फोटोकेमिकल स्मॉग पढ़ रहे हो तो भूल जाएंगे लास्ट तक जाते जाते। तो 200 पेज की किताब है, फोटोकेमिकल स्मॉग एक पेज में लिखा हुआ है या आधे पेज में लिखा हुआ है। आप 200 पेज पे पहुंचेंगे, वो 67 नंबर पे था। अब आपको क्या याद रहेगा उसमें से। इसलिए साइंस वाले लोगों को आप देखेंगे, जो साइंस पढ़ते हैं वो लोग कॉपी लेकर के बनाते हैं डायग्राम। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब आप अपने हाथ से कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। जब हम खुद लिखते हैं, कुछ बनाते रहते हैं, डायग्राम बनाते रहते हैं, चार्ट बनाते रहते हैं, डेरिवेशन निकालते हैं, तो वो सब करते हैं, डिराइव करते रहते हैं चीज़ों को। तो वो जब हम खुद करते हैं तो फिर वो हमको पक्का एग्जाम में याद रहता है। एग्जाम में फिर ज्यों का त्यों कॉपी करके आता है आदमी, ज्यों का त्यों लिख के आता है। आपने कई सारी ऐसी रिएक्शंस देखी होंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा, है ना। कई बार डायग्राम देखे होंगे आपने, डायग्राम बनाने पड़ते हैं। कई बोलते हैं ना केमिस्ट्री में कि इसका डायग्राम बनाओ, है ना। तो वो सब चीज़ें जब आप करते हैं तो पक्की कब याद रहती है। तो थोड़ा सा आज मैं पढ़ाई की टेक्निक में, एक पहला तो मैंने आपको टेक्नोलॉजी का बता दिया, सेकंड मैंने बता दिया कि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना है। तीसरा, प्रति परीक्षण जो करवाना है आपको, काउंटर चेक जो कराना है वो किसी दूसरे से कराना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे से कराना है और हमेशा अपने से ज्यादा योग्यता वाले से कराना है। कम योग्यता वाले से या बराबर की योग्यता वाले से नहीं कराना है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है कि अब मैं यहाँ अवेलेबल हूं, आप मुझसे काउंटर चेक करा सकते हैं। तो कोई भी चीज है उसको लिख करके जरूर देखो।
लिख करके देखो, और लिख करके देखा तो पढ़ा भी आपने और लिखा भी आपने, अब चेक भी आप ही करोगे तो काम कैसे कैसे चलेगा? गलती कहाँ से पता चलेगी? क्योंकि पढ़ने वाले आप ही हो, लिखने वाले भी आप हो, तो रिजल्ट तो नहीं आना। तो आप दूसरे से चेक कराओ, उसकी आंखें अलग तरीके से चेक करती है, वो पहली बार देखता है तो उसे गलतियां दिखती है। आपकी आंखें गलती देखने की भी आदत हो जाती है। बचपन से मैं बहुत सारी चीजों को गलत लेता था। मैंने 9th में प्रोटीन की स्पेलिंग में आई पहले लिखता था, ई बाद में लिखता था 9th में। 11th में मैंने पहली बार प्रोटीन को ई पहले लिखा, आई बाद में। इसका मतलब 10th में मैं सही समझ रहा था उसको, पहले आई और बाद में ई, PROTIEN लिखता था, जबकि EIN होता है। तो 2 साल तक गलत समझते रहे। क्यों? क्योंकि 2 साल तक किसी ने करेक्ट नहीं किया। हमने भी किसी को नहीं दिखाया और सामने वाले किसी टीचर ने भी नहीं कहा भाई ये क्या लिखते हो। अगर ये कर दिया होता, एक दिन जब 11th में थे तो मुझे किताब में गलत लगा, मुझे लगा किताब वाले ने गलत लिखा है। उस समय गूगल तो था नहीं, विकिपीडिया भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था साधन। तो फिर दूसरी बुक से और गाइड से फिर चेक किया, तो उसने भी, फिर हमने तय किया कि 2 जगह गलत तो नहीं हो सकता। डिक्शनरी में देखा, फिर वहां पे सही मिला, तो फिर अपना करेक्ट किया। उसके बाद उसको करेक्शन में फिर भी आदतन थे तो गलती हो जाती थी, उसको करेक्ट करने में 2 महीने लग गए, उसको ठीक करने में। इसका मतलब भ्रांतियां रहती है, कंफ्यूजन रहते हैं, और अपने खुद को कभी वो बेकार इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप यही मानते हो कि ये पहले आएगा, आई पहले आएगा। तो फिर आप गलत कैसे मानोगे उसको? आपको तो लगता है आपने सही लिख रखा है। आप उसको 100 बार भी पढ़ लोगे तो आपको गलती नहीं दिखेगी। इसलिए क्रॉस चेक आपसे ज्यादा नॉलेज वाले को दिखाइए। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि मैं अवेलेबल हूं आपके सामने, मैं देखूंगा और मुझे वो गलतियां एक बार में दिखेंगी, और बार बार आप लिख के लाएंगे, बार बार गलतियां निकालेंगे तो रिफाइन हो जाएगा। अभी आप 100 पेज लिख, कभी आप 10 पेज लिख के लाएंगे और हमको दिखाएंगे, उसमें हम 5 गलतियां निकालेंगे। किसी दिन 1 रहेगी, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगी गलतियां दिखना। फिर 4-5 दिन में 1 आध गलती दिखेगी, फिर 10 दिन में 1 गलती दिखेगी। तो एग्जाम में एरर कम से कम पहुंचेगी। बहुत कम एरर के साथ जब आप वहां जाओगे तो आपकी इमेज अलग बनेगी, और बहुत सारी एरर के साथ रहोगे तो, इसलिए ये मानना कि नहीं मेरे से गलती नहीं होती, तो अभी तो आप वही व्यक्ति हो ना। अब इसलिए आप एग्जाम में कभी भी आदमी ये नहीं कहता कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। आप देखो, प्री में देखो, एग्जाम के हॉल के बाहर निकल के तो आदमी को ये लगता है उसके काफी सही हुए हैं, उसने 80 अटेम्प्ट किए हैं और 80 के 80 सही हैं, उसको सही लगते हैं। अगर उसको ये लग जाए कि वो गलत है तो वो ठीक नहीं कर देता अंदर। आधे घंटे में कौन सा ज्ञानी हो जाएगा वो? बाहर निकल के भी वैसा ही रहेगा ना जैसा अंदर था। वो तो कोई बच्चा फिर बताता है निकाल के मोबाइल में से कि देखो इसका आंसर तो ये है, मैंने ये किया, तो आदमी चुप रहता है, बोले मैंने ये किया तो नहीं है, लेकिन हाँ बोलता हाँ यही है ना। बच्चे अपने अहंकार में उसमें हाँ मिलाते रहते हैं, लेकिन बाकी स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी के कैंडिडेट को मैं जानता हूँ, इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते हो कि मैं तो ये करके आया हूँ। उसको 10 ऐसे कैंपस से बाहर निकलते लेकर, जब आप ऑटो पकड़ते हैं या अपनी गाड़ी पे जाते हैं, साइकिल स्टैंड पे जाते हैं, तब तक आपके 10 गलत हो चुके होते हैं, अगर आपके दोस्त लोग हैं तो। क्योंकि वो प्रमाण बता चुके होते हैं। कोई अपनी गाड़ी में से, स्कूटी में से किताब निकाल के बता चुका होगा, कोई आपसे इंटेलिजेंट आदमी है वो वैसे ही बता चुका होगा ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये रिपीट हुआ है और इसका आंसर ये है। आपको लगेगा अच्छा हमारा तो ये नहीं है, लेकिन ठीक है। फिर आप घर जाइए, 10 और खराब हो जाएंगे, फिर आंसर शीट आने दीजिए, तो फिर रात में पता चलेगा 47 सही है 80 में से, 48 सही है, 52 सही है। अब या फिर आप बाल बाल बचे 55 हैं। तो ये जो चीजें हैं ना जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रवृत्ति है। इसलिए चेक कराइए, ज्यादा से ज्यादा चेक कराइए। पर चेक कब कराएंगे? कब चेक कराता है आदमी? हिसाब किताब कब चेक कराता है? जब डायरी लगभग भर गई हो।
मकान को कब चेक कराते हैं, कब दिखाते हैं लोगों को, जब ठीक ठाक बन गया हो थोड़ा थोड़ा। तो तैयारी अगर अच्छी होगी तो आप चेक कराएंगे, नहीं तो चेक क्यों कराएंगे मेरे जैसे व्यक्ति से। तो जैसे मैं कहूँ, गंगा सफाई अभियान के ऊपर खूब चर्चा हुई और इस साल प्रयागराज में काफ़ी चर्चा भी हुई थी। उससे पहले भी सरकार ने बहुत बार दावे किए, यमुना की सफाई पे भी अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन हम गंगा सफाई अभियान को लें तो गंगा सफाई अभियान पे आपने तमाम नोट्स बना लिए, तमाम चीज़ें कर ली। गंगा की लंबाई चौड़ाई याद है आपको, कितने सफाई के पॉइंट्स थे, कहाँ पर क्या क्या केमिकल ट्रीटमेंट हुआ, कहाँ कहाँ मशीनें लगाई गई, कौन कौन सी मशीनें लगाई गई, कहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का हुआ, कहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट जारी किया था, फिर उनके नाम क्या क्या थे उन योजनाओं के, गंगा की सफाई के, टारगेट प्लान कब कब के थे, कितने वर्ष की योजना थी, फिर आउटकम क्या क्या आया उनका, ऐसी 50 तरह की। फिर मेजर पॉल्यूटेंट, फिर मेजर लाइव स्पीशीज़, कौन कौन सी लिविंग स्पीशीज़ है वहाँ पर, फिर उसके किनारों पर अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों पॉल्यूशन फैलने के और बीमार होने के लोगों के, तो ये सी बहुत सारी जब चीज़ें आपके पास होंगी तरह तरह के डायमेंशन वाली, और वो सब तैयार होंगे, तो फिर आप उस आंसर को लिख के हमको चेक कराएंगे। 80% 90% करेक्ट होगा तब आप हमारे पास आएंगे, तो हम 10% आपकी एरर बता पाएंगे। बची हुई 10% में से हो सकता है हम 5% हम भी ना पकड़ पाएँ, लेकिन 5% एरर तो बता ही पाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये थोड़ा सा तीसरा काम है ये आपका जो मैंने अभी बताया। एक तो बहुत ही आउटकम ओरिएंटेड, आउटकम पढ़ाई होना चाहिए आपकी, आउटकम बेस्ड, यानी कि आउटकम आना चाहिए पढ़ाई, यानी कि वही रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई, परिणाम आना चाहिए कुछ। और दूसरा लास्ट में क्रॉस चेक करना, ठीक है। अब जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक हम लोग पहले भी बोलते थे कि पेशेंस, सेक्रीफाइस एंड कंटिन्यूटी, पीएससी का फुल फॉर्म बताते थे, उसमें है कंटिन्यूटी। ये जो ज़ील है, ये जो आदत है, ये जो शौक है, और ये जो आप करेंगे काम, जो हमारे निर्देशों का पालन भी करेंगे मान लिया जाए, लेकिन ये आदत में आना चाहिए, हैबिचुएशन होना चाहिए, आपके स्वभाव में आ जाना चाहिए। और स्वभाव में आता है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूटी, निरंतरता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। बहुत सारी अच्छी हैबिट्स हम लोग डालते हैं, बहुत सारा टाइम टेबल बनाते हैं। आपने ज़िंदगी में कितनी बार टाइम टेबल बनाया होगा, लेकिन कितनी बार उसको फॉलो किया होगा। टाइम टेबल सभी लोग बनाते हैं, मुझे लगता है सभी लोग बनाते हैं, और बहुत कठोर बनाता है। हर कोई अपने भविष्य को अच्छा देखना चाहता है, हर कोई सपना देखता है। बहुत रिगरस भी टाइम टेबल बना लेते हैं कई बार हम लोग, है ना। जैसे हम लोगों को 6 बजे उठने में दिक्कत आ रही है, लेकिन हम 4 बजे उठने का बना लेते हैं, तो 4 बजे उठेंगे। हमने भी बनाया, कई बार बनाया, और कई बार बिगाड़ते थे। हमारे टाइम पे जुलाई में स्कूल खुलते थे, बल्कि हम लोग तो उसी समय में हम ओवर थिंकिंग करते थे। हम सोचते थे कि ये जो स्कूल आज ख़त्म हुआ 31 मार्च को या 10 अप्रैल को, 13 अप्रैल को जनरली ख़त्म होते थे, 30 अप्रैल को स्कूल ख़त्म हो गया। अब ये जो 2 महीने हैं, इसमें हम पूरा कच्चा चबा जाएंगे, अगले साल की पूरी पढ़ाई 2 महीने में कर डालेंगे। जुलाई में 1 जुलाई को जब स्कूल खुलेगा, तब आप हमसे कुछ भी पूछ लो, हम छुट्टी उट्टी भी नहीं मनाएंगे कुछ भी। और ओवर कॉन्फिडेंस में किताबें भी खरीद लाते थे, सीनियर से भी किताबें ले लेते थे, नोट्स भी ले लेते थे। 1 साल किया मैंने बस ये, 10th में किया था कि हमारे साथ में जो बच्चे थे, मतलब हम 9 से 10th गए थे, और 10th में जो बच्चे सप्लीमेंट्री हुआ था उनको, पेपर रुक गए थे उनके, जैसे मैथ्स रुक गया, किसी का साइंस रुक गया, ऐसे बच्चों ने ट्यूशन लगाया था, क्योंकि उनको 2 महीने में फिर तैयार करके एग्ज़ाम देनी है। तो उस समय में सप्लीमेंट्री का अलग से एग्ज़ाम होता था, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री का फिर वो पेपर देते थे। तो उन्होंने एग्ज़ाम, तो हमने उनके साथ ट्यूशन ज्वाइन किया अगली क्लास का, क्योंकि वो 2 महीने में ही कोर्स करा देता है, साल भर का कोर्स टीचर उन 2 महीनों में। तो उनके साथ हमने कोर्स ज्वाइन किया और उनके साथ पूरा कोर्स कर लिया जो अगले साल होने वाला था। और उनको जब एग्ज़ाम देनी थी, उस स्थिति में हम भी आ गए एग्ज़ाम देने की स्थिति में, मतलब 1 साल बिफोर थे, लगभग 10 महीना बिफोर थे अपनी क्लास से। तो ऐसा 1 ही साल किया,
लेकिन ऐसा कई बार आदमी सोचता है, रिगरस टाइम टेबल बनाता है, कई करता है, लेकिन उसके बाद जुलाई में आकर के क्या करता है, आम दिनों में फिर वो हुआ कुछ नहीं, किताबें कोई उठाई नहीं, कुछ नहीं, फिर टाइम टेबल बनाता है। फिर इस बार दिवाली का टाइम टेबल बनता है भारत में, हम लोग हिंदू हैं अधिकांश, तो हम लोग दिवाली मनाते हैं। बोले दिवाली मना लें बस, उसके बाद बैठते हैं। तो पहले के ज़माने में ये नहीं होता था सेमेस्टर, तो दिवाली के बाद फिर एक टाइम टेबल बनता था। दिवाली के बाद फिर 1 जनवरी का बनता था या 26 जनवरी का बनता था। हमारे यहाँ जब स्कूल के टीचर बोलते थे झंडे से झंडा स्कूल चलता है, तो स्कूल जो शुरू होते थे वो 15 अगस्त से शुरू होते थे और 26 जनवरी को बंद हो जाते, बाद में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती थी, तो उसको झंडे से झंडा बोलते थे कि 15 अगस्त के बाद से स्कूल और 26 जनवरी तक का स्कूल। तो ऐसा स्कूल होता था, ये स्कूल का टाइम है। उसके बाद फरवरी के वीक में जब प्रवेश पत्र आ जाता था तो रियल टाइम टेबल आदमी उस समय बनाता था। तब तक वो 50% कोर्स को एलिमिनेट कर देता था कि अब ये तो संभव नहीं है। जो उसने जुलाई में सोचा था इसको कच्चा चबा जाऊंगा, 4 बार चबा जाऊंगा, 5 बार, 4-5 बार छोड़ो, जो पूरा है वो एक बार भी नहीं हुआ। फरवरी में आते आते वो आधा रह गया, 50%। और जब टाइम टेबल आ जाता है कि इस तारीख से ही एग्जाम है, प्रवेश पत्र भी आ गया, बिल्कुल ही 10 दिन बचे, तब आदमी 40% 30% निकाल लेता था। वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी टाइप के वैसे क्वेश्चन, हाँ वीआईपी क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर वो उन्हीं क्वेश्चंस को भी आधा अधूरा करता था, वो भी नहीं पूरे नहीं करता था, और ऐसे एग्जाम देता था। तो ये तो हमारा टाइम टेबल बनाने की आदत रही। लेकिन अभी के बच्चे ऐसे नहीं हैं, जिन लोगों की आपके साथ फाइट है वो बच्चे ऐसे नहीं हैं, ध्यान रखिए। उन बच्चों ने उस समय में भी रिगरस टाइम टेबल को फॉलो किया है। 98% 99% वाले ढेरों बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट में भी ढेरों बच्चे ऐसे हैं जिनके 98% 99% है, ठीक है। बहुत बच्चे हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं, 10th में भी थे, 12th में भी है, ऐसे ढेरों बच्चे हैं, बड़ी संख्या में है, मतलब कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है ऐसे बच्चों की। और अब ऐसे में यदि आप ऐसे उथले नॉलेज के साथ और इतनी कम मेहनत के साथ, इतने हल्के फुल्के टाइम टेबल के साथ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए उसमें निरंतरता, छोटा टाइम टेबल हो, 7 घंटे का हो, जरूरी नहीं 14 घंटे की पढ़ाई का, लेकिन 7 घंटे भी रेगुलर वाली पढ़ाई। मेरा जिम के मामले में होता है, मैं जब भी जिम ज्वाइन करता हूँ, मैं जिम ज्वाइन करता हूँ नहीं, जिम करता हूँ, रेगुलर जाता हूँ, लेकिन मेरा कोई है कि 1 घंटा करूँगा मैं डेली, या मैं क्या छोटा संकल्प नहीं लेता। अभी मैंने अभी थोड़ा सबक लिया है, यही वाला आपको जो मैं सिखा रहा हूँ अब मैं जिम में लागू करने वाला हूँ। मैं 40 मिनट का संकल्प लूँगा कि 40 मिनट में मैं 1.5 घंटे का सोचता हूँ कि 1.5 घंटे रेगुलर करूँगा, उसके चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। 1.5 घंटा रेगुलर कर नहीं पाते तो फिर जाते ही नहीं है, करते ही नहीं है उसको। तो आप 40 मिनट का संकल्प लो, आधा कर दो उसको, 40 मिनट का लो। 40 मिनट का से क्या फायदा होगा, आप रेगुलर कर पाओगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं अब मेरे ऊपर फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है ना। कई बार हम व्यायाम करने का सोचते हैं, हम योगा करेंगे, बोले 1 घंटा योगा करेंगे, नहीं आप 20 मिनट आधा घंटा योगा भी करिए ना, क्यों नहीं करते फिर रोज। नहीं 1 घंटा होगा तो करेंगे, आज 1 घंटा नहीं है इसलिए नहीं किया, तो वो तो ऐसे तो फिर कई बार नहीं होगा तो कई बार नहीं करेंगे आप, ये गड़बड़ हो गया। तो ऐसे ही आप 7 से 8 घंटे की पढ़ाई का संकल्प लीजिए। देखिए अटेंशन लेवल बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से रहता नहीं, इसलिए 7 से 8 घंटे का एक सूटेबल टाइम लीजिए, टाइम टेबल बनाइए, बस उसको कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। और तीसरा चीज़, लास्ट चीज़, 5वीं चीज़ तो आज मैं 5 बातें बताने वाला था तैयारी के बारे में, टेक्नोलॉजी के साथ ही। 5वीं चीज़ क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाला, क्वालिटेटिव या क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। दोनों चीज मायने रखती है, कंटेंट की क्वालिटी एंड कंटेंट की क्वांटिटी, रिसोर्स की क्वालिटी एंड रिसोर्स की क्वांटिटी। सबसे पहले तो रिसोर्स, क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले के पास में इतने रिसोर्सेज आज के ज़माने में आ गए, खास करके यूट्यूब के माध्यम से। इसका मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ तो आपको क्वालिटी पे आना पड़ेगा। इस वाले में आपको
इस पे आना पड़ेगा, क्वालिटी पे आना पड़ेगा। लेकिन मैं कई कई जगह पर क्वांटिटी को दूंगा, जैसे कि एटलस आपको कम से कम 3 कंपनियों के अलग अलग खरीदने चाहिए, क्योंकि तीनों का अलग अलग स्टाइल होता है प्रेजेंट करने का स्टाइल अलग अलग होता है। तो 3 तरह के एटलस में आप देखिए, तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का नक्शा जाकर के देखेंगे आप, फिजिकल वाला या पॉलिटिकल वाला, तो एक अलग तरीके से दे रहा है, एक अलग तरीके से दे रहा है, एक अलग तरीके से दे रहा है। उसके सामने डिस्क्रिप्शन भी है, कई एटलस में डिस्क्रिप्शंस भी होते हैं। ड्रीमलैंड वाला जो मैंने खास करके एक बताया था कि ड्रीमलैंड का जो एटलस है वो सामने डिस्क्रिप्शन देता है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया के किसी एक स्टेट की बात कर रहा है तो उस स्टेट की सारी इंपॉर्टेंट जगहों के फोटो भी दे रहा है। टूरिस्ट प्लेसेस है न्यूजीलैंड की इंपॉर्टेंट, तो न्यूजीलैंड की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस बता रहा है। अब आप बाद में जाके विकिपीडिया पे एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए उसके बारे में, लेकिन पहली बार आपको वहाँ आपको फोना मिल जाएगा, फ्लोरा मिल जाएगा, और इंडस्ट्री मिल जाएगी, रॉ मटेरियल मिल जाएंगे, क्रॉप्स मिल जाएंगी। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो नहीं देखते हैं वो एटलस में आपको कोई खोल के बता रहा है और एक में ठीक से नहीं बता पा रहा। तो यहाँ क्वांटिटी मायने रखती है, क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन किसी की हल्की क्वालिटी मान ली जाए, पॉलिटिकल में हल्की क्वालिटी लेकिन फिजिकल में बहुत स्ट्रांग है, तो आप क्वालिटी के चक्कर में उसको रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन वो फिजिकल दूसरे का खराब है। तो आप 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 5 6 एटलस जितने रख सकते हो, जितनी कंपनी के बेस्ट एटलस, 5 तरह के तो मिल ही जाएंगे आपको। 5 तरह के रखिए, आपकी तैयारी बहुत हल्की हो जाएगी। सभी में जाकर के देखिए, एक ही एटलस को बार बार देखने के बजाय 5 तरह के एटलस को 2-3 बार 4 बार देखिए। एक को 10 बार देखने के बजाय 3-4 बार सभी को देखिए, फिर देखिए आपके अंदर अंतर आएगा। क्योंकि उस कंपनी का अपना एक तरीका है सोचने का, रिसर्च एनालिसिस, उसके कंटेंट क्रिएटर, उसके ग्राफिक डिज़ाइनर, उनके जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने उनको सजेस्ट किया होगा कि ये आपके इसमें एटलस में होना चाहिए, सब डिफरेंट है, अलग अलग कंट्री के हैं, तो उन सब का दिमाग लगा है। अभी जैसे भगत सिंह के ऊपर 3 मूवीज आई थी, ठीक है, तो आप कहोगे नहीं सबसे, मेरे को कुछ बच्चे बोलते हैं सर सबसे बेस्ट मूवी बता दीजिए, अभी 3 आ गई हैं भगत सिंह के ऊपर। मैंने कहा नहीं, अब यहाँ क्वांटिटी है, 3 अवेलेबल है, 3 डायरेक्टर हैं, 3 प्रोड्यूसर हैं, 3 लोगों का पैसा लगा है, 3 तरह के हीरो ने भगत सिंह का रोल किया है, तो आप तीनों तरह का देखो ना, उसमें क्या दिक्कत है। 2.5 घंटे की मूवी है, तीनों देख डालो। भगत सिंह को 7.5 घंटे तो दे ही सकते हो, और फिर देखो कौन से हीरो ने सबसे बेस्ट रोल किया है। वो वाला सीन उसमें नहीं था, ये वाला सीन तो इसमें दिखाया नहीं, इसमें तो भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद बहुत दुबला बनाया था, इसमें तो वैसा था। तो आपको उसमें जो एनालिसिस करोगे, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा हिस्सा क्रांतिकारियों वाला तैयार हो जाएगा। इसलिए ये जो क्वांटिटी से भागने वाली जो चीज़ है, वो भी मैं नहीं कहूँगा कि क्वांटिटी हमेशा खराब नहीं होती। कई जगह क्वांटिटी फायदेमंद भी होती है और क्वालिटी भी कई जगह, खास करके यूट्यूब चैनल में इतने तरह के लेक्चर हैं। केवल पंचायती राज के ऊपर आपको 5000 लेक्चर मिल जाएंगे, तो फिर पंचायती राज कहाँ से देखें, तो बेस्ट क्वालिटी। तो अभी हम लोग व्यूज़ को लेते हैं, तो व्यूज़ थोड़ा वो आधार ठीक नहीं है। थोड़े आप कमेंट देख सकते हैं और थोड़ा सा उसका एक आध झलक देखेंगे। एक मुश्किल से अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो 10-15 सेकंड देखने में आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या कितना दम है। आप व्यूज़ के आधार पे जाएंगे तो थोड़ा सा, फिर एक आदमी पंचायती राज की किताब पढ़ रहा है और ऐसे स्क्रीन पे दिखा रहा है और पीछे से पढ़ रहा है, तो अधिकांश लोग उसी को पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें वो दिखता भी रहता है और वो पढ़ता रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझा रहा हो, वो जो है उसको रीड कर रहा है, और उस पर व्यूज़ देखोगे तो मिलियंस में जा रहे हैं। इसका मतलब इस देश के लोग बिल्कुल धुरंधर तरीके से उसको पसंद कर रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक ट्रेंड है, ठीक है। तो आज ये जो 5 बातें मैंने बताई, मुझे लगता है कि ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों में आपको तेज़ी से सफलता दिलाने के लिए, और तीनों बड़ी प्रॉब्लम है, तीनों मिलके जो है, ये जो 5 चीज़ें हैं, ये 5 मिलके आपको एम्पावर करेगी। बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं के आसपास होते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि मैं FAQs को कंप्लीट करूं आपके लिए, और आज का ये मैसेज आपके लिए, ठीक है। चलिए, शांति पाठ।